Hi friends, let's start the session with a positive thought. So today's thought is judge your success by what you had to give up in order to get it. Okay, so let's start the prehistoric times और उसमें भी हमारा टॉपिक चल रहा है that is geographical distribution and its characteristics. And this is the last part, that is part 5. Okay, so let's start. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला। आप सब कैसे हो? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम अपना ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स का सेकंड पार्ट कवर करने जा रहे हैं, दैट इज सदर्न पेनिनसुला। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो सदर्न पेनिनसुला के बारे में हमने सबने सुना होगा, राइट? एंड द मेजर, जब सदर्न पेनिनसुला का टॉपिक होता है, द मेजर टॉपिक्स आर द विंध्या माउंटेन्स एंड द सतपुरा माउंटेन्स। ये माउंटेन्स जहाँ से नर्मदा एंड तापी रिवर्स राइज होती है, यही माउंटेन से ये दोनों नदियाँ निकलती है। एंड ये माउंटेन्स इतने ह्यूज है एंड इतने डाइवर्स है कि ये पूरा नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया को एकदम डिवाइड कर देता है। मतलब इंडिया के एकदम बीचों बीच में पड़ता है लगभग, एंड ये नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया को एकदम डिवाइड कर देता है। ठीक है, और इसी की वजह से हमने जैसे ऊपर में जाना, इसी की वजह से बहुत टाइम तक सदर्न पेनिनसुला आइसोलेटेड रहा है, क्योंकि इस माउंटेन डिवाइडिंग लाइन की वजह से। ओके, और जो विंध्या माउंटेन्स के साउथ में जो प्लेट्यू आता है, दैट इज़ नोन एज डेक्कन प्लेट्यू, हम सबने सुना होगा एंड डेक्कन प्लेट्यू में जो रॉक्स मिलते हैं, स्पेशली जो वॉल्केनिक रॉक्स मिलते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट रहते हैं नॉर्दर्न माउंटेन के रॉक्स से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रॉक्स को ईजिली कट कर सकते हैं और उसको कोई भी शेप में लाया जा सकता है। और इसी की वजह से आप देखते होंगे कि डेक्कन प्लेट्यू की तरफ या सदर्न इंडिया में कितने सारे टेम्पल्स बने हैं। ठीक है, कितने सारे मोनेस्टरीज है। क्यों? उसका मेन रीज़न है, उसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये है क्यों, बिकॉज ऑफ दिस वॉल्केनिक रॉक्स। ठीक है, क्योंकि उसको ईजिली कट करके कोई भी शेप में लाया जा सकता है, इसीलिए उसको कट करके बहुत सारे मोनेस्टरीज और टेम्पल बनाए गए हैं इन द डेक्कन में। ठीक है, अब हम थोड़े लोकेशन वाइज कुछ जानते हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बीचों बीच पड़ता है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ईस्टर्न घाट एक तरफ, वेस्टर्न घाट एक तरफ, डेक्कन प्लेट्यू उनके बीच में पड़ता है। अब ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल की तरफ जो कोस्ट लाइन है, दैट इज़ नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और जो वेस्टर्न घाट है जो अरेबियन सी के तरफ लाइक करता है, और इस दोनों के बीच में वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो लैंड जो लैंड एरिया है, दैट इज़ नोन एज कोंकण। ठीक है, अप टू गोवा, और उसके बियॉन्ड जो लैंड एरिया है, दैट इज़ नोन एज कनारा। ओके, अब जो साउथर्न मोस्ट पार्ट है एकदम नीचे की तरफ, दैट इज़ नोन एज मलाबार कोस्ट। एंड जो पासेस वेस्टर्न घाट से निकलते हैं, जैसे कि जुन्नर, कन्हेरी, कार्ले, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स है। ठीक, और यही से वेस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेडिंग होता है। एंड द डेक्कन प्लेट्यू ऑल्सो एक्ट्स एज अ ब्रिज, वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। मैंने जैसे पहले भी आपको फर्स्ट लाइन में समझाया। हाउएवर विंध्या माउंटेन्स के डेंस फॉरेस्ट की वजह से बहुत सालों तक, फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये रीजन, डेक्कन प्लेट्यू का ये रीजन आइसोलेटेड रहा फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड। ठीक है, इस घने फॉरेस्ट की वजह से। और इसकी वजह से जो लैंग्वेज और कल्चर था, जो सदर्न पेनिनसुला में जो लैंग्वेज और कल्चर था, वो भी बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रहा या आइसोलेटेड रहा, या लोगों तक उतना नहीं पहुँच पाया। अब जो सदर्न एंड है, सदर्न एंड में एक बहुत ही फेमस पासेज है, मतलब एक रूट है, दैट इज नोन एज पालघाट पास। और इसी पासेज के हेल्प से, इसी रूट के हेल्प से हम एक से दूसरे घाट को क्रॉस कर सकते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम कावेरी वैली टू द मलाबार कोस्ट। और ये जो पैसेज है, पालघाट पैसेज और पालघाट पास, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट रहा है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स फॉर इंडो रोमन ट्रेड। ठीक है, जो हमारे इंडो एंड रोमन के बीच में जो ट्रेडिंग रहा है, उसके लिए ये ट्रेड रूट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। अब सदर्न पेनिनसुला में जो हाईएस्ट पीक है, उनका नाम है, उस हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुती। ठीक है, और एक हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट में, जिसका नाम है डोटापिट्टा। ठीक है, एंड ईस्टर्न घाट उतने हाई लेवल के माउंटेन्स वहाँ पे बिलोंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ओपनिंग्स है, बेसिकली बहुत सारे ओपनिंग्स है। क्यों? और ये ओपनिंग्स क्यों होते हैं? बिकॉज कॉज बाय द ईस्टवर्ड फ्लो, जो रिवर्स है, जो बे ऑफ बंगाल की जो रिवर्स है, वहाँ से जो ईस्टवर्ड फ्लो आता है, उसकी वजह से बहुत सारे ओपनिंग्स बन जाते हैं, और इसी की वजह से वहाँ पे हाई माउंटेन्स नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे पोर्ट सिटीज़ कोरोमंडल कोस्ट में सिचुएटेड है, जैसे कि अरिकमेदु, मामल्लापुरम एंड कावेरीपट्टनम। अब जो सदर्न पेनिनसुला की तरफ जो मेजर रिवर्स है, थोड़ा उसकी गौर करते हैं। मोस्टली जितने भी मेजर रिवर्स है, दे फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, सब एक दूसरे से पैरेलल है बेसिकली। ईस्टर्न एंड में एक नदी आता है, दैट इज़ नोन एज महानदी। ओके, और जो नर्मदा और तापी है, वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है, और जो बाकी रिवर्स है, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, तुंगाभद्रा एंड कावेरी, वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है। ठीक है, और यही रिवर्स की वजह से, इतने सारे रिवर्स होने की वजह से ही ये प्लेट्यू बहुत ही एक फर्टाइल लैंड है, और एक बहुत ही अच्छा राइस प्रोड्यूसिंग सॉयल प्रोड्यूस करता है, बहुत ही अच्छा सॉयल प्रोड्यूस करता है, जिसमें अच्छे से अच्छा चावल उगे। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ की चावल की क्वालिटी बहुत ही फर्स्ट क्लास की होती है। ओके, और इसी फर्टाइल लैंड के लिए फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री ऑनवर्ड्स, लोग लड़ते आए हैं इस लैंड को
कैप्चर करने के लिए, स्पेशली द रीजन बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगाभद्रा के बिटवीन में जो रीजन आता है, जो एरिया आता है, दैट इज़ नोन एज रायचूर डोब। इस एरिया को पाने के लिए, इस एरिया को कैप्चर करने के लिए बहुत राजाओं ने बहुत लड़ाइयाँ की है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल लैंड। और ये जो रायचूर डोब है, यू नो द लैंड बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगाभद्रा, ये जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था बिटवीन द सतावनास। जो सतावनास रूलर्स लोग थे, जब रूल करने आए थे उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था ये रीजन। प्लेन्स में बहुत सारे नए नए टाउन्स और पोर्ट्स बनने लग गए थे, ठीक है, विच वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिस्टियन एरा। कावेरी डेल्टा का एक अलग जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है, और यही जगह पे द चोला डायनेस्टी, द चोला पावर, द चोला रूलर्स लोग यहीं पे उनका जो हब सिटी था, उनका जो हब या कैपिटल था, जहाँ पे अपना डायनेस्टी उन लोग एम्पावर करे थे, दैट इज़ नियर द कावेरी डेल्टा। ओके, सो वो उन लोग का मेन हब था, मेन सेंटर था। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स रिच ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड कल्चर। इसके वजह से, उसके रिच ट्रेडिशन, लैंग्वेज और कल्चर के वजह से ये सालों साल तक ये कावेरी डेल्टा फेमस रहा है। एज हम सब ने देखा है ना कि अभी तक हमने जितना भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है अबाउट द सदर्न पेनिनसुला, उसमें हमने जाना है कि इट इज़ रिच विथ रिवर्स, इट इज़ रिच विथ कोस्ट लाइन। तो एज इट इज़ गिफ्टेड विद अ वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन, इसका बहुत ही लंबा कोस्ट लाइन है, इसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत ही अच्छे मेरीन टाइम एक्टिविटीज़ में भी इंटरेस्ट लेते हैं। ट्रेड और कॉमर्स के लिए तो उन लोग अपना ये कोस्ट लाइन को यूज़ करते ही हैं, बट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा केरल में बोट कॉम्पिटिशन होता है, बहुत सारे बोट्स एक दूसरे से कॉम्पिटेट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है। फिर बहुत सारे सुंदर सुंदर हाउस बोट्स है, राइट। सो उन लोग वहाँ से ट्रेड और कॉमर्स भी होता है और एंटरटेनमेंट भी होता है, ओके। और ये बहुत ही शुरुआती दौर से ही दे आर एक्सप्लोरिंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। और जो मेरिनर्स है यहाँ से दे गो टू कंट्रीज़ लाइक जावा, सुमात्रा, बर्मा एंड कम्बोडिया जैसे कंट्रीज़ में इन लोगों को शुरू से ही, एंशिएंट पीरियड से ही आना जाना रहता है फॉर ट्रेडिंग, फॉर कॉमर्सिंग, ये सब के लिए उन लोग का हमेशा से आना जाना रहता है। और इसकी वजह से ट्रेड के बहाने में हमारा जो इंडियन आर्ट, रिलीजन और कल्चर है ये भी स्प्रेड होता गया है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। और इसी कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन आर साउथ इंडिया और ग्रीको रोमन कंट्री के वजह से हमारा एक दूसरे के साथ एक कल्चरल रिलेशनशिप है। वहाँ के कल्चर हमारे यहाँ पे हम सीखते हैं, वहाँ के कुछ अच्छी चीज़ हम सीखते हैं, हमारे कुछ कल्चर वो सीखते हैं, सो ये कल्चरल जो रिलेशनशिप, ये जो बॉन्डिंग बनता है बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग कोस्ट लाइन, बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट द सदर्न पेनिनसुला। एंड सब जानते हैं इंडिया इज़ अ लैंड with full of diversity but with unity. So let's talk about India's unity in diversity. Okay, so हमारा ancient India के अगर हम हिस्ट्री को खोलें और देखें तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इंडिया हमेशा से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है सबके लिए। द प्री आर्यंस, द इंडो आर्यंस, द ग्रीक, द सिंथाइस, द हुनास, द टर्क्स, ये सब के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। और उन लोग आके इंडिया को एज देयर होम लैंड, दे केम हियर एंड दे कैप्चर दिस लैंड एंड दे मेड देयर होम लैंड, राइट। उन लोग यहाँ के रहे सालों साल, रूल करे सालों साल। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हर एक एथनिक ग्रुप, हर एक तरह के लोग अपना एक कल्चर इंडिया में छोड़ गए, राइट। और उसी के वजह से और ये कल्चर्स आज इतने एक दूसरे के साथ इतने मिंगल्ड हो गए कि उसका एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म क्या था हम आइडेंटिफाई करने में थोड़ा मुश्किल होगा, राइट। जैसे कि अब बहुत सारे प्री आर्यन या द्रविडियन के टर्म्स हमारे वैदिक टेक्स्ट में है, ठीक है, और बहुत सारे पाली और संस्कृत के टर्म्स संगम लिटरेचर में है। सो आप देख सकते हैं इसका डाइवर्सिटी, यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ। सो दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ आर इंडिया, ओके। सो अब अगर हम रिलीजियन की तरफ देखें तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन, ये भी हम मानते हैं। हमारे इंडिया में हिंदुज़ियम है, जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, ये सब का मेन सेंटर ही इंडिया रहा है, राइट। और इसकी वजह से भी बहुत सारे कल्चर और रिलीजन्स इतने अच्छे से इंटरमिंगल्ड हो गए कि कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं। we love people, we accept people as they are, हमारे यहाँ पे लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस से बात करते हैं, we don't have any problem, right। यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, डिफरेंट सोशल कस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है, बट हम एक साथ रहते हैं, राइट। सो इसी से हमारा पता चलता है कि हमारे बीच में इतने डाइवर्सिटी होने के बावजूद कितनी अच्छी यूनिटी है हमारी, ठीक है। हम एक ही जगह पे रहते हैं बट अपने अपने कल्चर को लेके चलते हैं, दैट्स गुड इनफ। बट हम एक दूसरे को छोटा भी नहीं दिखाते हैं, बड़ा भी नहीं दिखाते हैं, वी रेस्पेक्ट ऑल, वी लव ऑल, राइट। एंड दैट्स नोन एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी विच कैन बी ओनली सीन इन आवर कंट्री, दैट इज़ इंडिया। अब एंशिएंट टाइम से लोग इस यूनिटी के गवाह बने हैं और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट को हमेशा से एक लैंड, वन लैंड ही कंसीडर किया है। इसीलिए पूरे कंट्री को भारत वर्षा बोलते हैं, द लैंड ऑफ भारता, ठीक है।
ये जो भारत और जो ट्राइब्स थे उनके ऊपर में ये नाम दिया गया है। हमारे जो एंशिएंट पोएट्स थे, फिलोसोफर्स थे, राइटर्स थे, अगर कुछ भी लिखते हैं ना इस कंट्री के ऊपर, इंडिया के ऊपर, दे टेक एज अ वन इंटीग्रल यूनिट, मतलब एक ही यूनिट के हिसाब से उन लोग लिखते हैं। दे डू नॉट डिवाइड इट, दे डू नॉट डू एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन अनदर। सो ये जो पॉलिटिकल यूनिटी है ये भी बहुत अच्छे से देखा गया, आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा गया है, और एंशिएंट पीरियड में ड्यूरिंग मौर्यन एंड गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में भी ये यूनिटी को देखा गया है। और हमारे इंडिया के यूनिटी को विटनेस करने वाले फॉरेनर्स भी है। जब उन लोग पहली बार इंडिया में आए, ठीक है, दे मेट द पीपल लिविंग अराउंड द सिंधु रिवर विच इज़ नोन एज इंदस रिवर, राइट। इसीलिए उन्होंने कंट्री का नाम भी सिंधु दिया था, विच इज़ इन संस्कृत, ठीक। सिंधु एक संस्कृत टर्म है जो जिसका एक्चुअल मीनिंग है हिंद। इन पर्शियन में उसको हिंद कहा गया है और ग्रीक में उसको इंडिया कहा गया है, इसलिए ये कंट्री का नाम इंडिया पड़ा है। इसीलिए इसको या तो हम हिंदुस्तान कहते हैं हिंदी में, या तो हम इंडिया कहते हैं इंग्लिश में, राइट। सो दैट्स अबाउट द नेमिंग प्रोसेस, एंड ये भी एज अ होल इंडिया को देख के ही किया गया है। अब हमारे लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिटी को बरकरार रखने के लिए सालों साल से कोशिश जारी है। एंड फ्रॉम द थर्ड सेंचुरी BC से ही प्राकृत लैंग्वेज हमारा कॉमन लैंग्वेज रहा है। इट सर्व्ड एज अ लिंक्वा फ्रैंका ऑफ द कंट्री, ठीक है। और इसी की वजह से जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस है वो सारे इस प्राकृत लैंग्वेज में ही लिखा गया है कि सबको समझ में आए, हर किसी को समझ में आया, हर किसी को समझ में आए। हमारे जो एंशिएंट एपिक्स है जैसे कि रामायण एंड महाभारत, उसको सेम ज़ील और डिवोशन से पढ़ा जाता है थ्रू आउट द कंट्री का कोई भी कोने में कोई भी लोग उसे पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। भले ही ओरिजिनली वो संस्कृत में कंपोज किया है, बट धीरे धीरे वो बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी लिखा गया है कि डिफरेंट लोग उसे पढ़ना चाहते थे, ठीक है। और इसीलिए उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कंपोज किया गया है। इसी से पता चलता है कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन दिस। हर किसी ने इस एपिक को, रामायण हो, महाभारत हो, इसको इक्वली रेस्पेक्ट दिया है, एज कुरान बोलो या एज बाइबल बोलो। और बहुत सारे कल्चरल वैल्यूज़ और आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड हुए हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, बट उसका जो मेन समरी रहा है, जो सब्सटेंस रहा है, जो मुद्दा रहा है वो सेम रहा है, वो जड़ ख़त्म नहीं हुआ है। एंड हेंस इंडिया को मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल सोसाइटी कहा गया है, और उसमें यूनिटी और इंटीग्रिटी भर भर के दिखाई देती है। वी रेस्पेक्ट ऑल, यही हमारा इंडियन सोसाइटी का मेन स्ट्रेंथ है, और इसी स्ट्रेंथ की वजह से ही हमारा कंट्री आज जहाँ है वहाँ पहुँच पाया है, जितना भी डेवलपमेंट हो वो कर पाया, बिकॉज ऑफ दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर एक वर्ड में कहा हो तो इंडिया इज़ अ कंट्री विथ फुल ऑफ डाइवर्सिटी बट विथ यूनिटी। Okay, so that's it for today. Thank you for watching this video till end. Hope so you like it. And this is the part 2, okay? So don't forget to see the part 1, which will be in the description box. I will link it up, and see you in the next video. Bye bye.